हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन पर चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मनोविज्ञान के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। साक्षात्कार की परिभाषा दें। साक्षात्कार की एक औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता को दूसरे व्यक्ति के साक्षात्कारर्थी से प्रश्न पूछता है ताकि उसकी योग्यता, विचार, अनुभव और राय का मूल्यांकन किया जा सके। इसके उपयोग नौकरी, शिक्षा, शोध और मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी एकत्रित करने के उम्मीदवारों को चयन करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात समझिए कि जैसे कि आप किसी भी परीक्षा को कॉम्पिटिटिव, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रेलवे में जॉब करना है तो पहले रेलवे का फॉर्म भरना है, तो रेलवे का परीक्षा देना है। तो वो परीक्षा इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं। तो उस परीक्षा को देने का अर्थ है कि आप परीक्षा पास किए तब आपको होगा और तब आपको जॉब दी जाती है। इसी तरह एक डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर ने आपको मरीज से, मान लीजिए आप कोई मरीज है तो उनसे पूछा तो वो जानना चाहता है कि ये ठीक से बता रहे हैं तभी ना ठीक से इलाज होगा। तो ये सब कि एक दूसरे से जानना और एक दूसरे से पूछना और उसका भावनाओं को ठीक करना और वो अपने फ़ायदे के लिए करना, यही है नौकरी। शिक्षा में भी देखिए, एक टीचर होते हैं और बाकी स्टूडेंट होते हैं। टीचर इसलिए स्टूडेंट से पूछते हैं कि स्टूडेंट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे ठीक किया जाए, उसे पढ़ाकर तेज किया जाए, इसी कारण से। फिर शोध और मीडिया इसीलिए सवाल करती है कि आप उसे ठीक करने का प्रयास करें। और इस तरह से सब शोध होता है कोई भी चीज़ कि मतलब ये काम सही हो रहा है कि गलत, तो उसी को शोध कहा जाता है। इस तरह आपको कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। तो पहला साक्षात्कार का परिभाषा दे, इससे आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि चिंता मनोविकार क्या है। तो असमान मनोविज्ञान में चिंता का इसे उत्पन्न मानसिक विकृतियाँ पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। इस तरह से चिंता के कई तरह के मानसिक विकृतियाँ की उत्पत्ति होती है जिसे पहले एक समान नैदानिक श्रेणी में रखा गया है। DSM-IV-TR में चिंता पर विकृति के तात्पर्य ऐसी विकृति से होती है जिसे क्लाइंट या रोगी के वास्तविक चिंता का अतार्किक डर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसके समान जिंदगी के व्यवहार अपनुकूलता हो जाता है। इसे ही व्यक्ति को अपनी चिंता का अभिव्यक्ति बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग से करता है। तो इसे आइए समझते हैं कि चिंता मनोविकार क्या है। तो चिंता देखिए वो चीज़ है कि किसी व्यक्ति ने आपको डरवा दिया कि मान लो झगड़ा किए और एक व्यक्ति ने कहा कि आपको हम ये करेंगे, वो करेंगे, बंदूक लाएंगे, ये करेंगे। तो आपको एक डर हो जाएगा कि ये ला रहा है, ये करेगा, वो करेगा। तो ये एक तरह का चिंता है। फिर दूसरा चिंता एक और होती है कि आप अपने टेंशन को अपने आप सोच रहे हैं कि ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा। तो ये कोई भी काम को सोचने से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। समस्या को उसी वक्त ठीक करना ही बहुत अच्छी आदत है, लेकिन चिंता समस्या पर करना ठीक आदत नहीं होती है। इसलिए समस्या से लड़ने के, समस्या से लड़कर समस्या को ही निपटा देना अच्छी बात होती है। किसी काम को टेंशन ना ले, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सोचे विचारे ना, उसे ठीक करने का प्रयास करें। जैसे जो एक काम है, मान लीजिए आजकल हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ का टेंशन है, जैसे पैसा कमाने का। तो आप जाकर बाहर निकलिए, कमाइए, रोज़ कमाइए, ऑटोमेटिक पैसा आने लगेगा, चिंता शांत हो जाएगा आपका। इसी प्रकार किसी को कष्ट है तो डॉक्टर के पास दिखाइए, रोग दुख है तो वो ठीक कर देंगे तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन सोचने से कोई चीज़ ठीक नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र साहचर्य क्या है। तो स्वतंत्र साहचर्य मनोविज्ञान में एक ऐसी अवधारणा है जहाँ पर व्यक्ति 2 या अधिक घटनाओं के बीच सहसंबंध का अनुमान लगाता है, आधारित उसने अपने अनुभव के पर्यवेक्षण पर
यह विचार करता है कि एक ऐसे व्यक्ति उन घटनाओं के बीच संबंधों को समझाता है जो वास्तव में स्वतंत्र रूप से घटित होती है, लेकिन उन्हें व्यक्ति सहसंबंध मानता है। यह धारणा कई बार गलत संबंधों का जन्म दे सकती है, जैसे कि अंधविश्वास या गलत कारण प्रभाव के निष्कर्ष। आइए इस बारे में भी अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि मनो स्वतंत्र सहचर्य क्या है। तो ये दो व्यक्ति के होने वाला घटना का जिक्र करता है। कभी मान लीजिए कभी आपको लगता है जो कहीं अकेले जाइएगा तो आपको लगेगा कि भूत हैं, प्रेत हैं, जबकि रियल में कहा जाता है कि भूत होता है तो भूत दिखाई देता। अगर भूत दिखाई देता तो फिर आंटी करता व्यक्ति को सब तरह भूत लगता। इसलिए भूत को मानने हैं तो ठीक है, आप मानिए, आपकी इच्छा है, लेकिन इतना नहीं मानिए कि भूत हमको पटक रहा है, गिर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। ऐसा नहीं सोचना है। जो भी है अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना है। लोग कुछ तबीयत खराब आ जाता है, जैसे किसी को बच्चे को मिर्गी होता है, तो मिर्गी होता है तो उसमें उसका रोग है, तो उसमें ये मत कहिए कि भूत प्रेत है, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। उसे ठीक कराने का प्रयास कीजिए डॉक्टर के सहायता से, वो ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म क्या है? तो ऑटिज्म, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान में एक विकासात्मक विकार है। ये बचपन में शुरू होता है और जीवन भर चलता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकता है। इसकी गंभीरता से व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न होती है। यानी कहता है कि एक बीमारी की तरह है और ये बचपन में स्टार्ट होता है और ये जीवन भर खत्म नहीं होता है। तो इसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं और ये दर अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। इसकी गंभीरता भी व्यक्ति का विभिन्न तरह से अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। यानी ऑटिज्म का साफ साफ एक बात समझिए कि एक बीमारी बचपन में उत्पन्न हुई और उसने कई तरह के रोग को कारण बढ़ा दिया, इसी को ऑटिज्म कहा जाता है। मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग एक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया है। मॉडलिंग मतलब कि कोई भी चीज़, नया चीज़ सीखने का तरीका है जिसे व्यक्ति दूसरे का व्यवहार के अनुकरण करते हैं। सामाजिक सीखने के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे अल्बर्ट बंटूरा ने विकसित किया था। मॉडलिंग का है एक सीखने की कला है और इसको विकसित किया था अल्बर्ट बंटूरा ने, और ये समाज के सीखने के सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। मेडिटेशन क्या है? तो ये तो हमें लग रहा है कि सबको आता होगा। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक मानसिक अभ्यास है जो मन को शांत करने और आत्म जागरूक करने को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये विश्व में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को प्रचलित है। मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को विशेष विचार वस्तु को गतिविधि और केंद्रित करके अंतर्मुख शांति और आत्म चेतना की अवस्था प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल पर तौर पर समझिए कि आपके दिमाग में पढ़ते वक्त इधर उधर का ध्यान आता है, झगड़ा लड़ाई का, फिर गाली गलौज, कितना काम किए हैं, किसी प्यार वार बच्चे करते हैं तो उस वक्त गर्लफ्रेंड की याद आती है, या फिर गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की याद आती है। तो इस सब को दूर करने का एक तरीका है कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब होता है उसे योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और देखिए आपको इस सब से दूर हो जाएंगे। एक सुबह में व्यायाम होता है, जितना करिए उतना ही स्वस्थ रहिएगा। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। अनुरूपता को परिभाषित करें। अनुरूपता का अर्थ एक व्यक्ति के समूह के मानदंड, विश्वासों, व्यवहारों और अपेक्षा के अनुरूप अपने व्यवहार या विचार को बदलना एक सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया है जहां व्यक्ति समूह को सामंजस्य बनाने के लिए उनके नियम और रीति रिवाज को अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अनुरूपता का अर्थ है कि जिस व्यक्ति पर आप समाज में रहते हैं वैसा ही व्यवहार करेंगे और उनके व्यवहार को अपने विचार में लाएंगे। जैसे मान लीजिए होली दिवाली हो गया तो होली के दिन सबका होता है कि गाल में अबीर लगाया जाता है, छोटे को बड़े आदमी को गोड़ लागते हैं, फिर सुबह में होली खेलते हैं। तो ये सब होता है
कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में ढलना सीखिए, समाज की तरफ बनना सीखिए, समाज से विपरीत न होना। इसी को अनुरूपता का परिभाषित किया जाता है कि आपका विचार समाज की तरफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसी तरह रीति रिवाज मतलब कैसा पहले था वैसा ही आप कर रहे हैं या फिर आप अलग कर रहे हैं, ये सब सामाजिक प्रभाव है। इस तरह आपने देखा और इसी नियम को अपनाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुरूपता को परिभाषित करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इतने यहाँ तक पहुँच गए हैं प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर, या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो PKS लिखा हुआ है, इसी का शॉर्ट नेम प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन। अगर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। एक फॉलो करने से आपको हमें तो खुशी होती है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कम से कम एक ग्रुप में कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पर एक लिंक को शेयर कर दीजिए। इससे हमको बहुत खुशी होगी और आपके लिए हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। और जो वीडियो चाहिए, जिस विषय का चाहिए, उस विषय का नीचे कमेंट में आप बता दीजिए, आपको उस सब्जेक्ट का मिल जाएगा, उसी का ठीक कर दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का बताइएगा तो। और प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम प्रकाश सर पढ़ाते हैं जो आपको हर विषय का ज्ञान देते हैं, और जो आपको अच्छा लगे ज्ञान लीजिए, और ना लगे तो आपको जो मन करे वो करिए। औपचारिक समूह को परिभाषित करें। औपचारिक समूह कैसे होता है? एक औपचारिक समूह वह होता है जो संगठित संरचना, नियम और विशिष्ट उद्देश्य के साथ साथ बनाया जाता है। इस प्रकार के समूह को नियुक्ति, नेतृत्व, यहाँ पर नियम 2 हो गए, ये काट दीजिएगा। समूह को नियुक्ति, नेतृत्व, विभिन्न भूमिकाएं और स्पष्ट उद्देश्य के लक्ष्य को संगठनात्मक कमेटियां और शैक्षणिक समूह शामिल होते हैं। खरा औपचारिक समूह वह होता है जो संगठित संरचना, मतलब कि किस चीज़ के लिए संगठित है, उसकी कितनी जनसंख्या है और इसके साथ किस लिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मेन नेतृत्व कौन करेंगे और इसका लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए ऐसे समझेंगे कि जैसे शैक्षिक समूह होता है, मतलब कि यहाँ पर हम जैसे पढ़ाते हैं तो हमारा शैक्षिक समूह है कि हमारा उद्देश्य है शिक्षा देना, तो ये हो जाएगा शैक्षिक समूह। इसी प्रकार हर व्यक्ति हर काम के लिए अलग अलग समूह का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि आज्ञा पालन क्या है? तो आज्ञा पालन ये चीज़ होता है कि अनुपालन किसी भी अनुदेश या आदेश के प्रति दर्शाया जाता है जो कि माता पिता, अध्यापक, बड़े भाई बहन या पुलिसकर्मी के द्वारा निर्गत होता है। इस व्यवहार को आज्ञा पालन कहा जाता है। यह जानना सरल रहता है कि लोग को उसे आज्ञा पालन के प्रदर्शन करते हैं। अधिकांशतः यह इसलिए किया होता है क्योंकि यदि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें किसी प्रकार दंड मिल सकता है। कभी कभी इस प्रकार से होता है क्योंकि व्यक्ति की एक धारणा होती है कि प्राप्त व्यक्ति को आज्ञा को मानना चाहिए। अरे एक लाइन में इसे समझ लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति का बात मानते हैं तो आज्ञा, जैसे मान लो कि घर हैं तो मम्मी ने पानी मांगा तो दे दिया तो आपने आज्ञा मान लिया, अगर नहीं दिया तो आज्ञा नहीं माना। जैसे सरकार में रहते हैं तो पुलिस कहती है कि यहाँ पर जाना मना है क्योंकि यहाँ भीड़ है, तो वहाँ पर नहीं गए तो आपने आज्ञा मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। और जहाँ पढ़ने का टीचर कहे कि याद करके आना तो याद करके आ गए तो आज्ञा का पालन किए, नहीं किए तो फिर आपको दंड दिया जाएगा। टीचर जानते हैं आपको क्या करेंगे, मुर्गा बना देंगे, वो भी बिना प्याज मसाले के। निर्धनता को परिभाषित करें। निर्धनता मानव समुदाय की एक ऐसी दशा है जिसमें आवश्यक वस्तु जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास का अभाव पाया जाता है, उसे निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता का प्रमुख आर्थिक अर्थ में भी परिभाषित करने का तथा उसे मापन, आय, पोषण तथा जीवन के मूल आवश्यकताओं से होता है। निर्धनता का मात्रक एक ही बात समझ लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति हैं और उनको अपने जीवन के लिए, भोजन के लिए पहले व्यवस्था करना है, भोजन मिले तो वस्त्र के लिए और वस्त्र मिले तो आवास के लिए यानी घर के लिए व्यवस्था करना है। और इस सब का तीनों में कमी रहता है
तो उसी को हम निर्धनता कहते हैं। इस तरह आपने दोस्तों मनोविज्ञान का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा तो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।